नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। रूपाली चौका बर्तन निपटाकर बरामदे में खड़ी आंचल से हाथ पोंछ ही रही थी कि अपने बड़े भाई मोहन को आंगन में प्रवेश करते देख वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। अर्चना स्कूल गई हुई थी और दिनेश प्रेस नौकरी पर गया हुआ था। मोहन ने बरामदे में खड़ी खाट पर बैठते हुए कहा, दिनेश के लिए लड़की देख आया हूँ। लाखों में एक है, सीधा सच्चा परिवार है, पिता अध्यापक हैं, इटावा के रहने वाले हैं, वहीं उनका अपना मकान है। दहेज तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर लड़की बस यूँ समझ लो चांद का टुकड़ा है। शकल सूरत में ही नहीं, पढ़ाई में भी फर्स्ट क्लास है, अंग्रेजी में MA पास है। तू बहुत दिनों से कह रही थी कि दिनेश की शादी करा दो, बस अब चारपाई पर बैठी बैठी हुक्म चलाया करना। रूपाली ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। 6 साल हो गए उसे विधवा हुए। 45 की उम्र में ही वह 60 साल की बुढ़िया दिखाई पड़ने लगी। कौन जानता था कि कमलकांत अकस्मात यूँ चल बसेंगे। वे एक प्रेस में प्रूफ रीडर थे। 10,000 रुपये पगार मिलती थी। मकान अपना होने के कारण घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। दिनेश पढ़ाई में शुरू से ही होशियार न था। 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुका था। पिता की मृत्यु के समय वह 18 वर्ष का था। प्रेस के प्रबंधकों ने दया करके दिनेश को 8,000 रुपये वेतन पर क्लर्क की नौकरी दे दी। पिछले 3 साल से रूपाली चाह रही थी कि कहीं दिनेश का रिश्ता तय हो जाए। घर का कामकाज उससे ढंग से नहीं संभलता था। कहीं बातचीत चलती भी तो रिश्तेदार अड़ंगा डाल देते या आस पड़ोसी रही सही कसर पूरी कर देते। कमलकांत की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों का आना जाना बहुत कम हो गया था। रूपाली के बड़े भाई मोहन साल में एक आध बार आकर उसका कुशल क्षेम पूछ जाते थे। पिछली बार जब वे आए तो रूपाली ने रुआंसा गले से कहा, दिनेश की शादी में इतनी देर हो रही है तो अर्चना को तो शायद कुंवारी ही बिठाया रखना पड़ेगा। मोहन ने तभी से गांठ बांध ली थी, जहां भी जाते ध्यान रखते। इटावा में मास्टर राम प्रकाश ने जब दहेज के अभाव में अपनी कन्या के लिए वर ना मिल पाने की बात कही तो मोहन ने दिनेश की बात छेड़ दी। छेड़ क्या दी, अपनी ओर से वे लगभग तय ही कराए थे। रूपाली बोली, भाई दहेज की तो कोई बात नहीं। दिनेश के पिता तो दहेज के सदा खिलाफ थे, पर अपना दिनेश तो कुल मैट्रिक पास है। मोहन ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, पर अब अपनी बात रखते हुए बोले, पढ़ाई का क्या है, नौकरी आजकल किसे मिलती है। अच्छे अच्छे डबल MA जूते चटकाते फिरते हैं। फिर शकल सूरत में हमारा दिनेश कौन सा बेपढ़ा लगता है। रविवार को रूपाली मोहन के साथ दिनेश और अर्चना को लेकर लड़की देखने इटावा पहुंची। लड़की वास्तव में हीरा थी। रूपाली की तो उस पर से नजर ही नहीं ठहरती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग, छरहरा शरीर, सरल स्वभाव और मृदुभाषी। जलपान और इधर उधर की बातों के बाद लड़की वाले दिनेश के परिवार वालों को आपस में सलाह मशवरा का मौका देने के लिए एक एक करके खिसक गए। दिनेश घर से सोचकर चला था कि लड़की में कोई ना कोई कमी निकालकर मना कर दूंगा। MA पास लड़की से विवाह करने में वह हिचकिचा रहा था, पर राधा को देखकर तो उसे स्वयं से ईर्ष्या होने लगी। अर्चना का मन कर रहा था कि चटमंगनी पट विवाह करके भाभी को अभी अपने साथ आगरा लेती चले। रूपाली को भी कहीं कोई कसर दिखाई नहीं दी, पर वह सोच रही थी कि यह लड़की घर के कामकाज में उसका हाथ क्या बटा पाएगी। मोहन ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से रूपाली की ओर देखा तो वह सहज होती हुई बोली, भाई उन लोगों से भी तो पूछ लो कि उन्हें लड़का भी पसंद है या नहीं। दिनेश की पढ़ाई के बारे में भी बता दो, बाद में कोई यह ना कह दे हमें धोखे में रखा। मोहन उठकर भीतर गए। वहाँ लड़के के संबंध में ही बात हो रही थी। लड़का सबको पसंद था। राधा की भी मौन स्वीकृति थी। मोहन ने जब दिनेश की पढ़ाई का उल्लेख किया तो राम प्रकाश के मुख से एकदम निकला, ऐसा लगता तो नहीं है। फिर अपना निर्णय देते हुए बोले,
मेरे कितने ही एमए पास विद्यार्थी कई कई साल से बेकार हैं, चपरासी तक की नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, पर अधिक पढ़े लिखे होने के कारण वहां से भी कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता। राधा की माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, राधा के मुख पर पल भर को शिकन अवश्य आई, पर तत्काल ही वह बोल उठी, जैसा तुम ठीक समझो माँ। शायद उसे अपने परिवार की सीमाएं ज्ञात थीं और वह हल होती हुई समस्या को फिर से मुश्किल पहेली नहीं बनाना चाहती थी। मोहन के साथ ओम प्रकाश भी बाहर आ गए। समधिन से बोले, आपने क्या फैसला किया? रूपाली बोली, लड़की तो आपकी हीरा है, पर उसके योग्य राजमुकुट तो हमारे पास है नहीं। राम प्रकाश गदगद होते हुए बोले, गुदड़ी में ही लाल सुरक्षित रहता है। रूपाली ने बाजार से मिठाई और नारियल मंगाकर राधा की गोद भर दी। अपनी उंगली में से एक नई अंगूठी निकालकर राधा की उंगली में पहना दी। रिश्ता पक्का हो गया। 3 महीने के बाद उनका विवाह हो गया। मास्टर जी ने बारातियों की खातिरदारी बहुत अच्छी की थी। राधा को भी उन्होंने गृहस्थी की सभी आवश्यक वस्तुएं दी थीं। शादी के बाद राधा 1 सप्ताह ससुराल में रही। बड़े आनंद से समय बीता। सब ने उसे हाथों हाथ लिया। जो देखता प्रभावित हो जाता। अपनी इतनी प्रशंसा राधा ने पूरे जीवन में नहीं सुनी थी, पर एक ही बात उसे अखरी थी, दिनेश का उसके सम्मुख नीहर बने रहना, हर बात में संकोच करना और सकुचाना। अधिकार पूर्वक वह कुछ भी नहीं कहता था। दिनेश तो हर बात में आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता था। पत्नी से कम पढ़ा होने से दिनेश में इन दिनों एक हीन भावना घर कर गई थी। हर बात में उसे लगता कि कहीं यह उसका गंवारपन ना समझा जाए। वह बहुत कम बोलता और खोया खोया रहता। 1 महीने बाद जब राधा दोबारा ससुराल आई तो विवाह की धूमधाम समाप्त हो चुकी थी। इस बीच तमाशा देखने के शौकीन रूपाली और दिनेश के कानों में सैकड़ों तरह की बातें फूंक चुके थे। रूपाली से किसी ने कहा, बहू की सुंदरता को चाटोगी क्या? पढ़ी लिखी तो है, पर फली भी नहीं फोड़ने की। कोई बोला, कल ही पति को लेकर अलग हो जाएगी, वह क्या तेरी चाकरी करेगी? किसी ने कहा, पढ़ी लिखी लड़कियां घर के काम से मतलब नहीं रखती, इनसे तो बस फैशन और सिनेमा की बात करा लो, तुम माँ बेटी खटा करना। किसी ने टिप्पणी की, तुम तो बस रूप पर रिझ गई, नकदी के नाम क्या मिला? ठेंगा। कल को तुम्हें भी तो अर्चना के हाथ पीले करने हैं। किसी ने कहा, दिनेश को समझा देना, तनख्वाह तुम्हारे ही हाथ पर लाकर रखे। किसी ने सलाह दी, बहू को शुरू से ही रौब में रखना, हमारी तुम्हारी जैसी बहुएं अब नहीं आती हैं, खेली खाई होती हैं। गरज यह कि जितने मुंह उतनी बातें। पड़ोसिनों और सहेलियों ने ना जाने कहां कहां से झूठे सच्चे किस्से सुनाकर रूपाली को जैसे महाभारत के लिए तैयार कर दिया। वह भी सोचने लगी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं लेनी चाहिए थी। उधर दिनेश कुछ तो स्वयं हीन भावना से ग्रस्त था। कुछ साथियों ने फिक्रे कस कस कर परेशान कर दिया। कोई कहता, मियाँ तुम्हें तो हिज्जे कर कर के बोलना पड़ता होगा। कोई कहता, भाई सूरत ही सूरत है या सीरत भी है। कोई कहता, अजी शर्म हया तो सब कॉलेज की पढ़ाई में विदा हो जाती हैं, वह तो दिनेश को भी चौराहे पर बेच आएगी। दूसरा कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कान में फुसफुसाया, यार हाथ भी रखने देती है कि नहीं? राधा जब दोबारा ससुराल आई तो माँ बेटे किसी अप्रत्याशित घटना की कल्पना कर रहे थे। रह रहकर दोनों का कलेजा धड़क जाता था और वे अपने निर्णय पर सकपका जाते थे। वास्तव में हुआ भी अप्रत्याशित ही। हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी कि राधा कमर कसकर घर के कामों में जुट गई। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना जैसे काम उसने अपने मायके में भी कभी नहीं किए थे, पर यहाँ बिना संकोच के सभी काम करती थी। मोहल्ले वालों ने पैतरा बदला। अब उन्होंने कहना शुरू किया, गौने वाली बहू से ही चौका बर्तन झाड़ू पोछा शुरू करा दी है। 4 दिन तो बेचारी को चैन से बैठने दिया होता। सास ने काम का बंटवारा करने पर जोर दिया, पर राधा नहीं मानी। उसे घर की आर्थिक परिस्थितियों का भी पूरा ध्यान था। इसलिए जब रूपाली एक दिन घर का काम करने के लिए किसी नौकरानी को पकड़ लाई
तो राधा इस शर्त पर उसे रखने को तैयार हुई कि अर्चना की ट्यूशन की छुट्टी कर दी जाए। वह उसे स्वयं पढ़ाएगी। अर्चना हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। छमाही परीक्षा में वह अंग्रेजी और संस्कृत में फेल थी। सो दिनेश ने उसे घर में पढ़ाने के लिए एक सस्ता सा मास्टर रख दिया था। मास्टर केवल बीए पास था और पढ़ाते समय उसकी कई गलतियां खुद राधा ने महसूस की थी। 800 रुपये का ट्यूशन छुड़ाकर नौकरानी को 500 रुपये देना महंगा सौदा भी नहीं था। राधा के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि अर्चना भी खुश थी। 1 महीने में ही अर्चना की गिनती क्लास की अच्छी लड़कियों में होने लगी। जब सहेलियों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने भाभी की भूरी भूरी प्रशंसा की। थोड़े ही दिनों में मोहल्ले की कई लड़कियों ने राधा से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। रूपाली को पहले तो कुछ संकोच हुआ, पर बढ़ती हुई महंगाई में घर आती लक्ष्मी लौटाने का मन नहीं हुआ। सोचा बहू का हाथ खर्च ही निकल आएगा। दिनेश की बंधी बंधाई तनख्वाह में कहाँ तक काम चलता। गर्मी की छुट्टियों में ट्यूशन बंद हो गए। इन दिनों दिनेश अपनी छुट्टी के बाद प्रेस में 2 घंटे हिंदी के प्रूफ देखा करता था। एक रात राधा ने उसे कहा कि वह प्रूफ घर ले आया करे और सुबह जाते समय ले जाया करे। कोई ज़रूरी काम हो तो रात को घूमते हुए जाकर वहाँ दे आएं। दिनेश पहले तो केवल हिंदी में ही प्रूफ देखता था, अब वह राधा के कारण अंग्रेजी के प्रूफ भी लाने लगा। राधा की प्रूफ रीडिंग इतनी अच्छी थी कि कुछ ही दिनों स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि प्रेस के चपरासी दिन या रात किसी भी समय प्रूफ देने आ जाता था। अब पर्याप्त आय होने लगी। अर्चना हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास हुई तो सारे स्कूल में धूम मच गई। स्कूल में जब यह रहस्य प्रकट हुआ कि इसका सारा श्रेय उसकी भाभी का है, तो प्रधानाचार्य ने अगले ही दिन राधा को बुलावा भेजा। एक अध्यापिका के स्थान रिक्त था। प्रधानाचार्य ने राधा को सलाह दी कि वह उस पद के लिए प्रार्थना पत्र भेज दे। 15 दिन के बाद उस पद पर राधा की नियुक्ति हो गई। राधा जब नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंची तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू झलक आए। राधा अब दिन में स्कूल की नौकरी करती और रात को प्रूफ पढ़ती। घर की आर्थिक दशा सुधर रही थी, पर दिनेश स्वयं को अब भी बौना महसूस करता था। प्यार के नाम पर राधा उसकी श्रद्धा ही प्राप्त कर रही थी। एक रात जब दिनेश हिंदी के प्रूफ पढ़ रहा था तो राधा ने बड़ी विनम्रता से कहा, सुनो। दिनेश का हृदय धक धक करने लगा। अब आप यह प्रूफ संशोधन छोड़ दें, पैसों की तंगी तो अब है नहीं। दिनेश ने सोचा, गए काम से। उसके हृदय में उथल पुथल मच गई। संयंत होकर बोला, पर अब तो आदत बन गई है, बिना पढ़े रात को नींद नहीं आती। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ। अर्चना की इंटर की पढ़ाई के लिए सारी किताबें खरीदी जा चुकी हैं। आप प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में इंटर का फॉर्म भर दें। दिनेश का चेहरा अनायास लाल हो गया। उसने असमर्थता जताते हुए कहा, इतने साल पढ़ाई छोड़े हो गए, अब पढ़ने में मन कहाँ लगेगा। राधा ने उसके निकट खिसक कर कहा, पढ़ते तो आप अब भी हैं। 2 घंटे प्रूफ की जगह पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ लेने से बेड़ा पार हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं है। दिनेश 3-4 दिनों तक परेशान रहा, फिर उसने फॉर्म भर ही दिया। पहले तो पढ़ने में मन नहीं लगा, पर राधा प्रत्येक विषय को इतना सरल बना देती कि दिनेश का खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। साथ ही ताना देते। कोई उससे कहता कि वह तो पूरी तरह से जोरू का गुलाम हो गया है। यही दिन तो मौज मस्ती के हैं, पर दिनेश अनसुनी कर देता। इंटर द्वितीय श्रेणी में पास कर लेने के बाद तो उसने स्वयं ही कॉलेज की संध्या परीक्षाओं में बीए में प्रवेश ले लिया। बीए में उसकी प्रथम श्रेणी केवल 5 नंबरों से रह गई। पाली की समझ में नहीं आता था कि बहू ने सारे घर पर जाने क्या जादू कर दिया है। दिनेश के पिता हार गए, पर यह पढ़ने में सदा फिसड्डी रहा। अब इसकी अकल वाली दाढ़ निकली है। बीए के बाद दिनेश ने एमए हिंदी में प्रवेश लिया। इस प्रकार अब तक पढ़ाई में राधा से जो सहायता मिल जाती थी उससे वह वंचित हो गया, पर अब तक उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास जाग चुका था। वह पढ़ने की तकनीक जान गया था।
राधा भी यही चाहती थी कि वह हिंदी में एमए करे, अन्यथा उसकी हीनता की भावना दूर नहीं होगी। अपने बूते पर एमए करने पर उसका स्वयं में विश्वास बढ़ेगा, वह स्वयं को कम महसूस नहीं करेगा। वही हुआ। समाचार पत्र में अपना एमए का परिणाम देखकर दिनेश भागा भागा घर आया तो माँ आराम कर रही थी। अर्चना किसी सहेली के घर गई हुई थी। छुट्टी का दिन था। राधा घर की सफाई कर रही थी। दिनेश ने समाचार पत्र उसकी ओर फेंकते हुए कहा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय स्थान। और इससे पहले कि राधा समाचार पत्र उठाकर परीक्षा फल देखती, दिनेश ने आगे बढ़कर उसे अपने दोनों हाथों में उठा लिया और खुशी से कमरे में नाचने लगा। उसकी हीनता चरमराकर टूट गई थी। आज वह स्वयं को किसी से कम महसूस नहीं कर रहा था। विश्वविद्यालय में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह गर्व उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। राधा का चेहरा पहले प्रसन्नता से खिला, फिर लज्जा से लाल हो गया। आज पहली बार बिना मांगे उसे पति का संपूर्ण प्यार प्राप्त हुआ था। इस अधिकार की वह कितने दिनों से कामना कर रही थी। विवाह के दिन से ही अपनी इस उपलब्धि पर उसकी आंखों में खुशी का सागर उमड़ पड़ा। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।